वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण। सभी श्रोतागण को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोगों को सामने मैं बुद्ध से लेकर पूर्व बुद्धों का मैं सबूतों का भरमार लगाने वाला हूं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ मैं पूर्व बुद्धों को साबित करूंगा। तो आज एक किताब है बौद्ध सभ्यता की खोज और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। तो ये सम्यक प्रकाशन से छपा है और देख लीजिए खुदाई से मिला हुआ ये सब अवशेष हैं। तो हम शुरू करते हैं। इस किताब की भूमिका है आधुनिक भारत में बौद्ध सभ्यता पर जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, जबकि प्राचीन भारत में जितनी पुरातात्विक सामग्री बौद्ध सभ्यता की मिली है तथा मिल रही है उतनी पुरातात्विक सामग्री शायद ही किसी सभ्यता की मिली है। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भारत के कोने कोने से बौद्ध अवशेष का मिलना जारी है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल तक और पूरब में उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात तक बौद्ध सभ्यता के भरपूर अवशेष मिल रहे हैं। अवशेषों से पूर्वोत्तर राज्य भी अछूता नहीं है। अनेक विद्वानों ने सिंधु घाटी की सभ्यता को प्राक बौद्ध सभ्यता माना है, जिनमें एक प्रमुख नाम स्वप्न कुमार विश्वास का है। स्वप्न कुमार विश्वास ने अपनी पुस्तक बौद्ध धर्म मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगरों का धर्म में अनेक पुरातात्विक प्रमाण तथा देसी विदेशी विद्वानों के संदर्भ देकर डंके की चोट पर लिखा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता 100% बौद्ध सभ्यता थी। मधुकर पिपलायन ने सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल के महत्व को रेखांकित करते हुए अपनी पुस्तक बंदामी बोधि वृक्ष का प्रथम अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता में बोधि वृक्ष पर केंद्रित किया है। न सिर्फ टैबलेट पर, न सिर्फ सीलों पर, न सिर्फ बर्तनों पर, बल्कि हड़प्पा की मिट्टी पर भी पीपल के पत्ते की छाप मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता से बड़े पैमाने पर स्तूप के प्रमाण मिले हैं। गुजरात स्थित धौलावीरा से मिले स्तूप का नक्शा पंजाब स्थित संघोल के धम्मचक्र स्तूप से मेल खाता है। हड़प्पा में भी स्तूप था जो नष्ट हो गया। 1826 में मेसन ने हड़प्पा में पहली बार स्तूप ही देखे थे। मोहनजोदड़ो का स्तूप तो इतना विख्यात है कि इतिहास उस इलाके को स्तूप क्षेत्र ही कहते हैं। कई इतिहासकार मोहनजोदड़ो के स्तूप को कुषाणकालीन मानते हैं। कारण यह है कि स्तूप के पूर्वी बौद्ध मठ से कुषाणकालीन सिक्के मिले। इधर बीच में पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर जियो वानी बेरार्डी ने जांचोपरांत बताया है कि उन्होंने साइंस पत्रिका में लिखा कि स्तूप के काल निर्धारण में इन सिक्कों की कोई खास भूमिका नहीं है। स्तूप का अस्तित्व सिक्कों से अलग है। बौद्ध काल में पूरे एशिया का सांस्कृतिक इतिहास प्रकारांतर से भारत का सांस्कृतिक इतिहास है और पूरे भारत का सांस्कृतिक इतिहास एक आदमी की तमीज़ है जिसे हम लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। गौतम बुद्ध के कारण ही पहली बार पीपल को एशिया में पहचान मिली। बुद्ध ने यह पीपल सिंधु घाटी की प्राक बौद्ध सभ्यता से अपनाया था। उन्होंने इसे बोधि वृक्ष का दर्जा प्रदान किए। बाद में सम्राट अशोक ने 288 ईसा पूर्व में श्रीलंका को बोधि वृक्ष से परिचय कराए। फिर एशिया के पड़ोसी देश जैसे फिलीपींस और सिंगापुर इससे परिचित हुए। फिलहाल विश्व के सभी महाद्वीपों में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ताइवान, मकाऊ और वियतनाम में महायान बौद्ध धर्मानुयायी बहुसंख्यक हैं। थेरवादी बौद्ध कंबोडिया, लाओस, म्यांमार,
थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, इंडोनेशिया और फिलीपींस में बड़ी संख्या में मौजूद है। वज्रयानी लोग तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और रूस के कुछ हिस्सों में बहुसंख्यक हैं। विश्व में 18 से अधिक देश ऐसे हैं जहां बौद्ध बहुसंख्यक हैं। विश्व में लाओस, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका ऐसे 6 देश हैं जहां बौद्ध धर्म को राजधर्म या राष्ट्र धर्म का दर्जा प्राप्त है। भारत में भी बौद्ध धर्मानुयायी पूरे भारत में फैले हुए हैं। भारत का लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश बौद्ध मठों से भरे पड़े हैं। बिहार तो बुद्ध विहारों के कारण ही बिहार है। हरियाणा और पंजाब के असंध स्तूप, चनेटी स्तूप और संघोल स्तूप विख्यात है। राजस्थान में कोलवी बौद्ध गुफाएं, गुजरात और महाराष्ट्र में तलाजा बौद्ध गुफाएं, कोडना बौद्ध गुफाएं, पातुर बौद्ध गुफाएं, भांजा गुफाएं, अजंता गुफाएं, कान्हेरी गुफाएं, कार्ले चैत्य और एलोरा गुफाएं। आंध्र प्रदेश में बौद्ध सभ्यता के अवशेष अनेक स्थलों पर मिलते हैं, जैसे नागार्जुन कोड़ा, बेजना कोड़ा, अमरावती, थोटला कोड़ा, बॉबी कोड़ा, भट्टी प्रोलू, घंटसाल, हुंडम आदि। छत्तीसगढ़ के सिरपुर में अनेक बौद्ध अवशेष मिले। मध्य प्रदेश में बौद्ध स्तूपों की भरमार है। सांची, भरौत, बैस टेकरी, देउर कोठार, पनगुरारिया, सतधारा जैसे स्थलों के स्तूप बौद्ध सभ्यता के शानदार नमूने हैं। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा, बेरज्जा, कुशीनगर, गनवरिया, सारनाथ जैसे बौद्ध स्थल हैं जहां गौतम बुद्ध खुद रहे या पधारे थे। कुल मिलाकर भारत की बौद्ध सभ्यता भारत की वह विरासत है जिस पर कोई भी देश नाज कर सकता है। सिंधु घाटी में प्राक बौद्ध सभ्यता। अब जबकि आनुवांशिक विज्ञान ने राखी गढ़ी में मिले नर कंकालों का परीक्षण कर बता दिया कि इनमें आर्य जीन नहीं है, तो मामला शीशे की तरह साफ हो गया है कि राखी गढ़ी के निवासी आर्य नहीं है। राखी गढ़ी द्रविड़ों की सभ्यता थी। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। इसकी खोज 1963 में हुई थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का अभिन्न अंग है, जिसकी पुष्टि वहाँ की नगर योजना, अन्नागार, सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, सील, लिखावटें आदि से हो जाती है। ऐसे भी दुनिया में आर्य नस्ल की भाषाएं उत्तरी भारत और श्रीलंका से लेकर ईरान और अर्मेनिया होते हुए पूरे यूरोप में फैली हुई है, मगर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सिर्फ भारतीय प्रायद्वीप में ही मिलते हैं। उसका फैलाव यूरोप तक नहीं है। आश्चर्य की द्रविड़ नस्ल की भाषाएं भी सिंधु घाटी सभ्यता की तरह सिर्फ भारतीय प्रायद्वीप में ही मिलती है। भारतीय प्रायद्वीप को छोड़कर दुनिया के किसी कोने से द्रविड़ नस्ल की भाषाओं के बोले जाने की सबूत नहीं मिलते। सिंधु घाटी क्षेत्र से हमें आर्य भाषाओं के बीच नदी के द्वीप की तरह एक द्रविड़ भाषा मिलती है। उसका नाम ब्राहुई है। ब्राहुई भाषा पूर्वी बालूचिस्तान में बोली जाती है। इसके पूर्वी किनारे पर सिंधु घाटी की सभ्यता मौजूद है, मगर सिंधु घाटी की सभ्यता द्रविड़ों की सभ्यता थी। शायद इसलिए आरंभिक बुद्धों के नाम द्रविड़ भाषा के सबूत प्रस्तुत करते हैं। मिसाल के तौर पर पहले बुद्ध का नाम तणहंकर बुद्ध है, जबकि तण द्रविड़ शब्द है जो शीतलता का बोधक है। आर्य भाषाओं में तण के अवशेष नहीं मिलते। तीसरे बुद्ध का नाम शरणकर है और यही द्रविड़ों का संकरण है। संकरण द्रविड़ क्षेत्र में प्रचलित नामों में मिलते हैं, जैसे संकरण नायर, बी संकरण आदि। इसे भाषा विज्ञान में वर्ण व्यत्यय कहते हैं, जैसे वाराणसी का बनारस, लखनऊ का नखलऊ आदि। सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे और सिंधु घाटी की सभ्यता द्रविड़ों की बौद्ध सभ्यता थी। बौद्ध सभ्यता का विकास रातों रात नहीं हुआ। कई निर्वंशों, कई पीढ़ियों, कई गणों ने
इसका विकास किया और अपना अपना योगदान दिया। ये सब राखी गढ़ी से मिले हुए अवशेष हैं। एकदम से आरंभिक बुद्धों के नाम हमें द्रविड़ नामों की याद कराते हैं, शायद इसलिए कि बुद्धों की मौजूदगी सिंधु घाटी की द्रविड़ बौद्ध सभ्यता में रही होगी। मिसाल के तौर पर पहले बुद्ध का नाम तणहंकर बुद्ध है। तण शब्द द्रविड़ शब्द है जो शीतलता का, तृप्ति का बोधक है। तणहंकर का तण न तो संस्कृत में है और न प्राकृत में। आर्य भाषाओं में तण के अवशेष नहीं मिलते। तणहंकर द्रविड़ नाम है। तीसरे बुद्ध का नाम शरणंकर बुद्ध है। यही द्रविड़ का संकरण और संकरण द्रविड़ क्षेत्र के प्रचलित नामों में मिलते हैं, जैसे संकरण नायर, बी संकरण आदि। इसे पांचवें बुद्ध का नाम कोडप है। यह भी द्रविड़ नाम है, मगर ज्यों ज्यों हम सिंधु घाटी सभ्यता से गौतम बुद्ध की तरफ चलते हैं, त्यों त्यों बुद्धों के नाम प्राकृत भाषा में होते जाते हैं। मिसाल के तौर पर तिस, विपस्सी, बेसब्बू, कश्यप जैसे नाम प्राकृत है। 28 बुद्धों के नामों से हम सिंधु घाटी सभ्यता से गौतम बुद्ध के काल तक की सभ्यताई यात्रा कर सकते हैं। गौतम बुद्ध से पहले के बुद्ध, ये देखिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। 28 बुद्धों में से सप्त बुद्ध, द सेवन बुद्धा की स्तुति बौद्ध साहित्य में अधिक लोकप्रिय है। दिग्ग निकाय के महापदान सूत्र में सप्त बुद्ध का विस्तृत वर्णन है। सप्त बुद्ध में विपस्सी बुद्ध, सिक्खी बुद्ध, बेसब्बू बुद्ध, ककुचंद बुद्ध, कोड़ागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध और गौतम बुद्ध शामिल हैं। सप्त बुद्ध की मंडली के 5 नाम भरहुत स्तूप पर अंकित है। सिक्खी बुद्ध का नाम स्पष्ट नहीं है, जबकि बेसब्बू के नाम की जगह भगवतो बोधिशालो लिखा है। बाकी 5 बुद्धों के नाम कोई 2000 साल से भी पहले अंकित कराए गए हैं। बतौर नमूना भरहुत स्तूप पर अंकित कोड़ागमन बुद्ध और विपस्सी बुद्ध के अभिलेख क्रमशः तस्वीर 1 और 2 में दिए गए हैं। एक में लिखा है भगवतो कोड़ागमनस बोधि और दूसरे में लिखा है भगवतो विपस्सनो बोधि। दोनों बुद्ध के नाम लाल घेरे में है। सप्त बुद्ध का दूसरा प्रमाण हमें सांची स्तूप पर मिलता है। इसमें 3 स्तूप एवं 4 बोधि वृक्ष के माध्यम से सप्त बुद्धों को दर्शाया गया है। तीसरी तस्वीर सांची स्तूप पर अंकित सप्त बुद्ध की है। सप्त बुद्ध का तीसरा सबूत हमें एलोरा की गुफा संख्या 12 में मिलता है। इसमें सप्त बुद्ध को पत्थरों पर उकेरा गया है। आप इसे चौथी तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये चौथी तस्वीर है जो सप्त बुद्ध दर्शाए गए हैं। सप्त बुद्ध के अनेक पुरातात्विक प्रमाण है। कैलिफोर्निया के एक म्यूजियम में पाकिस्तान एवं भारत से प्राप्त सप्त बुद्ध की अलग अलग 2 मूर्तियां रखी हुई है। आप इन्हें तस्वीर 5 और 6 में देख सकते हैं। कुल मिलाकर सप्त बुद्ध का वर्णन हमें न सिर्फ साहित्य में बल्कि हजारों साल पहले की कलाओं में अंकित मिलता है। ऐसा पुरातात्विक अंकन हमें संस्कृत साहित्य में वर्णित सप्त ऋषि का नहीं मिलता। ऐसे में माना जाना चाहिए कि संस्कृत साहित्य में सप्त ऋषियों की अवधारणा बौद्ध परंपरा के सप्त बुद्धों की देन है। 28 बुद्धों की परंपरा सिंधु घाटी से लेकर गौतम बुद्ध तक फैली हुई है। ये देखिए चित्र 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब देखिए जगह जगह से अलग अलग मिला है। चौथा, कोड़ागमन बुद्ध की प्रमाणिकता। रॉबिन कनिंगम ने एक किताब लिखी। किताब का नाम है द आर्कियोलॉजी ऑफ साउथ एशिया फ्रॉम इंडस टू अशोका। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर
अशोक के समय तक का पुरातात्विक विश्लेषण है, जिसमें कोणागमन बुद्ध भी शामिल हैं। 5वीं सदी के आरंभ में फाहियान भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक के 21वें खंड में कोणागमन बुद्ध के स्तूप का आंखों देखा वर्णन किया है। कोणागमन बुद्ध का स्तूप मौर्य काल से काफ़ी पहले मौजूद था, इतना पहले कि वह अशोक के समय तक जर्जर हो चुका था। इसलिए अशोक को उसकी मरम्मत करानी पड़ी। स्तूप निगाली गांव के पास था। अशोक ने कोणागमन बुद्ध की स्मृति में स्तूप के पास स्तंभ लिखवाया। स्तंभ पर बुधस कोणागमनस कमनस लिखा है। 3री सदी ईसा पूर्व में भरहुत का स्तूप मौजूद था। स्तूप पर कोणागमन बुद्ध का नाम लिखा है, भगवतो कोणागमनस बोधि। हमारे पास अनेक पुरातात्विक और साहित्यिक सबूत है कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे और गौतम बुद्ध से पहले भी स्तूप थे। इतिहासकार बताते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक के भारत में वास्तुकला का इतिहास एक खाली अलमारी की तरह है। ऐसे इतिहासकार बौद्ध सभ्यता की प्रति चिड़चिड़े बने हुए हैं। दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक स्तूपों की श्रृंखला है। इसे ठीक से न समझ पाने के कारण वे इस बीच के काल को वास्तुकला की दृष्टि से खाली अलमारी माना है। ऐसा इसलिए कि वे मौर्य काल से पहले के बने स्तूपों को भी मौर्य काल और उसके बाद खींच लाए हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सब जो मिला है, प्राकृत में पश अर्थात देखना, पश्य अर्थात देखने वाला, विपश अर्थात विशेष रूप से देखना, विपस्सी अर्थात विशेष रूप से देखने वाला। अंग्रेजी में भी ऐसा है। स्पेक्ट अर्थात देखना, रीस्पेक्ट अर्थात दोबारा देखना। दोबारा हम उसी को देखते हैं जिसके प्रति आदर हो। इसी रीस्पेक्ट का आदर का भाव देता है। इसलिए रीस्पेक्ट आदर का भाव देता है। स्पेक्टेकल, स्पेक्टलेस और स्पेक्टर आदि सभी स्पेक्ट अर्थात देखने से संबंधित है। एक विपस्सी बुद्ध थे। वे अंदर और बाहर की दुनिया को विशेष रूप से देखते थे, इसलिए उनका नाम विपस्सी बुद्ध पड़ा। उन्हीं के नाम पर बौद्ध सभ्यता में विपश्यना का प्रचलन हुआ। फाहियान जब भारत आए थे तब विपस्सी को गुजरे हुए कोई 13 साल बीत चुके थे। इसलिए वे विपस्सी बुद्ध का स्मारक नहीं देख पाए। वे काल कौलित हो चुके थे। फाहियान ने गौतम बुद्ध से ठीक पहले सिर्फ 3 बुद्धों के स्मारक देखे थे। वे बुद्ध हैं ककुचंद, कोणागमन, कश्यप। मैं ज़्यादा आर्कोलॉजिकल एविडेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सप्तबुद्ध हैं, ये भी देखिए सप्तबुद्ध है। सप्तबुद्धों की सब 7वां। ये दोनों सील सिंधु घाटी सभ्यता की है। दोनों पर बलि हिंसा का दृश्यांकन है। पहली सील में हिंसा सिंधु कालीन बुद्ध के सामने हो रही है। दूसरी सील में धम्मचक्र के ठीक नीचे हो रही है। गौतम बुद्ध ने इन्हीं सब बुराइयों का विरोध किया। गौतम बुद्ध स्वयं बौद्ध सभ्यता में जन्मे थे और प्राक बौद्ध सभ्यता की बुराइयों से लड़ते हुए उसका परिमार्जन भी किया है। सब बौद्ध सभ्यता में मिली हुई घटना बिहार के वैशाली जिले के धरहरा गांव की है। विद्यानंद साहनी को तालाब की उड़ाही तल में बुद्ध की एक बेशकीमती मूर्ति मिली। अखबार से पता चला कि बुद्ध की इस मूर्ति के 3 मुंह हैं, जबकि गौतम बुद्ध का 3 मुंह नहीं बल्कि एक ही मुंह था। दरअसल यह मूर्ति गौतम बुद्ध की नहीं बल्कि त्रिबुद्ध की है। त्रिबुद्ध में ककुचंद, कोणागमन और कश्यप बुद्ध शामिल है। त्रिबुद्ध का उल्लेख हमें बर्मा के एक अभिलेख में मिलता है, जिसका जिक्र द ग्लास पैलेस क्रॉनिकल में है।
के 3 मुंह का बुद्ध मिले हैं। पहला हाथी हड़प्पाइयों का, दूसरा हाथी मौर्यों का। हड़प्पाइयों को, मौर्यों को हाथी की जानकारी थी, किंतु आर्यों को हाथी की जानकारी नहीं थी। मध्य एशिया के पूरे इलाके में हाथी नहीं थे। आर्य लोग जब भारत आए तब वे हाथी से परिचित हुए। वे आश्चर्य में थे कि भारत में ऐसा कैसा पशु है, इसको तो हाथ है। उन्होंने सूंड की तुलना हाथ से की और हाथी का तुलना मृग हस्तिन रख दिए। हाथी का नाम मृग हस्तिन रख दिए। वे मृग पशु से परिचित थे, किंतु हाथी से नहीं। मृग हस्तिन का अर्थ हुआ हाथ वाला पशु। मृग का प्राचीन अर्थ पशु, बाद में इसका अर्थ हिरण हुआ। शाखा मृग यानी बंदर। मृगराज सिंह जैसे शब्दों में हिरण नहीं है। मृग हस्तिन की सिर्फ संस्कृत में हस्ती हाथी हुआ। अशोक काल में हाथी को गज कहा जाता था। दूसरे चित्र में हाथी के नीचे ब्राह्मी में गज तमे लिखा हुआ है। यह अभिलेख अशोक का है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरब के लोग इमली के से परिचित नहीं थे। भारत आकर जब इमली से परिचित हुए तब वे इमली का नाम अरबी में तमर ए हिंद रखा। तमर ए हिंद का मतलब हिंद, भारत का खजूर। वे खजूर से परिचित थे, किंतु इमली से नहीं। इसलिए उन्होंने इमली को तमर ए हिंद कहा। यही अंग्रेजी भाषा में तमर ए हिंद इमली है। ठीक अरबों की तरह आर्यों ने भी हाथी से परिचित नहीं होने के कारण वे गज को मृग हस्तिन कह दिया। अब देखिए, ये पाली भाषा में लिखा हुआ है गज तमे। आपने गुप्त काल का इतिहास फाह्यान से के उस यात्रा विवरण के आधार पर लिख दिया जिसमें गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश और गुप्त वंश की किसी का उल्लेख नहीं है। मगर आपने गौतम बुद्ध से पहले के 3 बुद्ध, ककुचंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध और कश्यप बुद्ध का इतिहास क्यों नहीं लिखा, जबकि फाह्यान उनके स्मृति स्थलों तक जाकर स्वयं देखा था। फाह्यान के यात्रा विवरण में एक प्रसिद्ध अनुवादक जेम्स लेगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चीनी भाषा और साहित्य के पहले प्रोफेसर थे। 20वें खंड के अनुवाद का वह पैराग्राफ नीचे दिया जा रहा है, जिसका फाह्यान ने बताया कि देवदत्त के अनुयायी शाक्य मुनि बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव निवेदित नहीं करते थे, बल्कि वे लोग पहले के 3 बुद्धों में श्रद्धा भाव निवेदित करते थे। बुद्ध थे ककुचंद, कोणागमन और कश्यप बुद्ध। फाह्यान के यात्रा काल में ये परंपरा है। सब आप देखते जाइए। देखिए, गौतम बुद्ध से पहले भी स्तूप बनाए जाते थे। यदि इतिहासकार इस बात को समझ लेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य काल के बीच के समय को वास्तुकला की दृष्टि से खाली अलमारी नहीं बताएंगे। तो देखिए, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से मिला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त तथा कथित राजपुरोहित की पहली मूर्ति काफ़ी विख्यात है। इसी मूर्ति के पिछले हिस्से पीठ की तरफ को दूसरी तस्वीर में देखिए। तीसरी मूर्ति के पीछे हिस्से पीठ की तरफ, दूसरी मूर्ति के पिछले हिस्से पीठ की तरफ को मिलाइए, बिल्कुल मिल रहा है। ये तीसरी मूर्ति भी मोहनजोदड़ो की है। ये वाली देखिए, मोहनजोदड़ो की है। पहली मूर्ति की कमर का निचला हिस्सा नहीं है। इसका निचला हिस्सा चौथी मूर्ति के निचले हिस्से की तरह होगा। कारण यह है
कि तीसरी मूर्ति और चौथी मूर्ति एक विशेष आदमी की है। अब आप पहली मूर्ति की कमर के निचले हिस्से की कल्पना कर सकते हैं। यह पांचवी तस्वीर की तरह रहा होगा, मगर पांचवी तस्वीर बिल्कुल सटीक नहीं है। वाकई यह छठी मूर्ति की मुद्रा में रही होगी, जो गौतम बुद्ध की मुद्रा है। मुद्रा निष्कर्ष यह कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त तथा कथित राजपुरोहित की मूर्ति, जिसकी कमर के नीचे का हिस्सा टूटा हुआ है, वह वास्तव में गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठी हुई, वैसे ही जैसा कि आप छठी मूर्ति में बैठे हुए गौतम बुद्ध को देख रहे हैं। मोहनजोदड़ो में स्तूप से कुछ दूर दक्षिण में एल एरिया है। एल एरिया में एक विशाल भवन है। इस विशाल भवन की तुलना मार्शल ने बुद्ध विहार से की है, जिनमें बौद्ध भिक्षु लंबी पंक्ति में बैठे हैं। चित्र 1 और 2 सिंधु घाटी की मूर्तियां, एक की कमर से नीचे का हिस्सा नहीं है और दूसरी की गर्दन से ऊपर का हिस्सा नहीं है। दोनों मूर्तियों के पीछे का हेयर स्टाइल 3 और 4 में देखिए दोनों मूर्ति एक विशेष प्रकार की व्यक्ति की है। इसलिए मूर्ति एक कमर के नीचे दूसरी मूर्ति की कमर को जोड़कर परिकल्पना कीजिए, वह बुद्ध स्टाइल होगी। इसे 5 और 6 में देखिए। ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दरअसल ब्राह्मी अशोक की धम्म लिपि के पूर्व रूप है। फिर हम क्यों नहीं पढ़ पाते, इसे समझिए। नागरी लिपि आप पढ़ लेते हैं, मगर 1000 साल पहले की नागरी लिपि जो इसी नागरी का पूर्व रूप है, आप नहीं पढ़ पाइएगा। कारण यह है कि 1000 साल में लिपि चिन्हों में काफ़ी बदलाव आ जाता है। आप अशोक की लिपि को पढ़ लेते हैं, पर जरूरी नहीं कि उसके 1000 साल पहले की सिंधु लिपि को, जो उसका पूर्व रूप है, उसको भी पढ़ पाइएगा। कोई भी अज्ञात लिपि तब पढ़ी जाती है जब उसका द्विभाषी अभिलेख मौजूद हो जिसमें एक लिपि ज्ञात हो। अशोक के अभिलेख द्विभाषी हैं, इसलिए वे पढ़े जा सके, या फिर अभिलेख काफ़ी लंबे हो ताकि बार बार किसी खास लिपि चिन्ह के आने पर उसके संकेत को पकड़ा जा सके। अशोक के अभिलेख लंबे हैं, जिसमें एक ही लिपि चिन्ह बार बार आ रहा है, इसलिए वे पढ़े जा सके। मगर सिंधु घाटी के अभिलेख छोटे छोटे हैं और वे द्विभाषी नहीं हैं, इसलिए उसे पढ़ने में कठिनाई आ रही है। सिंधु लिपि को पढ़ने के लिए बैंक सिद्धांत अपनाना होगा और ब्राह्मी लिपि चिन्हों का अनुमान करते हुए पीछे की ओर लौटना होगा, यानी सिंधु लिपि तक। मगर सिंधु लिपि और ब्राह्मी लिपि के बीच की कड़ियाँ गुम है। बैंक सिद्धांत के रास्ते में यह बड़ी कठिनाइयाँ है। मार्ग कठिन है, मार्ग असंभव है, मगर असंभव है। अंतिम बात यह है कि अशोक के अभिलेखों की प्राकृत भाषा ज्ञात थी, सिर्फ लिपि अज्ञात थी। इसलिए अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सहूलियत हुई, मगर सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा और लिपि दोनों अभी तक अज्ञात ही बनी हुई है, इसलिए पढ़ने में कठिनाई है। देखिए, ये सिंधु घाटी का ट है और ब्राह्मी लिपि का ट है और नागरी लिपि का ट है। ये सिंधु लिपि का क है और ये ब्राह्मी लिपि का क है और ये नागरी लिपि का क है। ये सिंधु लिपि का ह है और ये ब्राह्मी लिपि का है और ये नागरी लिपि का ह है। इसी तरह क्रम बदलता जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि 2 प्रकार की है।
एक चित्रात्मक और दूसरी अक्षरात्मक। अक्षरात्मक लिपि के अनेक चिन्ह सम्राट अशोक की लिपि से मेल खाते हैं। आप इसके तुलनात्मक अध्ययन को देखिए। पहली तस्वीर में मौर्य काल का सिक्का है। इस पर बुद्धिज्म का प्रतीक है। इसे ग्रीक में काशहरा कहा जाता है। दूसरी और तीसरी तस्वीर ग्रीक देवता हर्मिज की है, जिसके हाथ में छड़ी है और छड़ी में बुद्धिज्म का प्रतीक है। जो लाल घेरे में है वही प्रतीक मौर्य काल के सिक्कों में है। कॉन्सेटस, जिसे कनिंगम ने प्राचीनतम बुद्धिज्म का प्रतीक बताया है और जिसका समय विलियम 3000 ईसा पूर्व बताया है। गुजरात स्थित धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ स्तूप मिले हैं। उनमें से एक पंजाब स्थित संघोल के धम्मचक्र स्तूप से मेल खाता है। ऐसे स्तूपों में आरे वृत्त में तिल्ली बने होते हैं। चित्र 1 में उस स्तूप का विवरण है, दूसरा संघोल का स्तूप है और तीसरा धौलावीरा का स्तूप है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः बौद्ध सभ्यता थी। देखिए ये स्तूप है। प्रथम टेराकोटा टैबलेट की खोज हड़प्पा में 1995 में हुई। दूसरी उत्तर मौर्यकालीन मुद्रा है। दोनों पर बोधि वृक्ष का अंकन है। यह बोधि वृक्ष पूर्व बुद्धों का है, जो उत्तर मौर्य काल में भी प्रचलित था। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का मूल रूप से बौद्ध सभ्यता थी। देख लीजिए, सब खुदाई से मिला हुआ है। बौद्ध सभ्यता की खोज न सिर्फ सील पर, न सिर्फ बर्तनों पर, बल्कि हड़प्पा की मिट्टी पर भी पीपल के पत्ते, देखिए पीपल के पत्ते की छाप मिली है। सिंधु घाटी की सीलों में सिर्फ पीपल छाप सील पर नीचे लिखा मिलता है, शेष सील पर ऊपर लिखा मिलता है। हर हाल में पीपल सिंधु घाटी सभ्यता का विशेष वृक्ष है। तीवरा पर यह सवाल किया गया कि पहले सील में अंकित राम, सीता, लक्ष्मण संग हनुमान की तस्वीर क्या सिंधु घाटी सभ्यता की है? उत्तर नहीं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के सीलों पर दाएं बाएं नहीं लिखा जाता। अक्सर ऊपर और रेयर केस में नीचे लिखा जाता है। ऊपर लिखने का उदाहरण सील 2 में देखिए। अच्छा, ये देखिए सील 2 में देखिए, साबित हुआ कि पहली सील जाली है। मगर इतिहासकार क्या जाने भाषा का मर्म। जो पशुओं से घिरा पशुपति देख रहे हैं, नाम दे बैठा है, मगर पशुपति का सही अर्थ मनुष्य सहित पशुओं का अधिपति। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिला है। दुनिया की टॉप अकादमी पत्रिकाओं में साइंस शुमार है। इसे अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांस ऑफ साइंस प्रकाशित करता है। साइंस के अंक 320 में यूनिवर्सिटी ऑफ नेपाल, इटली के भारत और सेंट्रल एशिया की सभ्यताओं के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर जियोवन्नी बेरार्डी का मोहनजोदड़ो के स्तूप पर एक लेख छपा है। पुरातत्ववेत्ता बेरार्डी ने गहन जांच के बाद बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्तूप कोई 2100 ईसा पूर्व का है। यह स्तूप भिक्षुओं के आवास से घिरा है। RWTH अंकिन विश्वविद्यालय जर्मनी के पुरातत्ववेत्ता माइकल जेनसन ने बेरार्डी की रिसर्च पर मुहर लगाते हुए लिखा
कि मोहनजोदड़ो का स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता के काल का है। पुरातत्ववेत्ता ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि यह स्तूप कुषाण कालीन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः बौद्ध सभ्यता थी। सब देखिए, सब लिखते हैं लोग। चलिए कुछ बता दे रहा हूँ। जिस हड़प्पा सभ्यता का केंद्र पंजाब और सिंध तथा सिंध था, उसी पंजाब और सिंध के इलाके से 518 ईसा पूर्व के में ईरान के हखामनी साम्राज्य को सालाना 360 टैलेंट सोना बतौर राजस्व जाता था। 360 टैलेंट सोना का मतलब 8300 किलो सोना या 8 टन 3 कुंटल सालाना। यह आंकड़ा इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस ने दिया है। जब 1500 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता नेस्तानाबूद हो गई, तब फिर वह कौन सी सभ्यता थी जिसके खजाने में इतनी बेहिसाब समृद्धि थी। स्ट्रैबो ने लिखा कि सिकंदर के ज़माने में झेलम से चिनाब नदी के बीच 300 नगर थे और झेलम से ब्यास नदी के बीच 9 राष्ट्र और 500 नगर थे। जब 1500 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के नगर उजाड़ दिए गए, तब फिर कौन सी सभ्यता थी जिसके पास इतने नगरों की रौनक थी। हेरोडोटस ने लिखा है कि हखामनी साम्राज्य ने पूरे प्रांतों में पंजाब और सिंध का इलाका जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक गुलजार बताया है। जब 1500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी की आबादी का नरसंहार हो गया, तब वह कौन सी सभ्यता थी जिसकी आबादी इतनी संघन थी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना इस वीडियो को क्लोज करता हूं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।